बात कर लेते हैं कुछ मईशत की। बड़े बड़े फैसले और उनके गहरे असरात पाकिस्तान की मईशत को सालाना अरबों रुपए की स्मगलिंग के जरिए नुकसान पहुंचाया जाता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब इसके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू हो गया। ईरानी पेट्रोल की आमद, चीनी की स्मगलिंग या फिर डॉलर्स की जखीरा अंदोजी, निगरान हुकूमत बड़े फैसले कर रही है और कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। नाजरीन, अब तक की इतलात के मुताबिक स्मगलिंग के कारोबार से मुंसलिक 29 सियासतदानों, 90 आला अफसरान समेत अहम बिजनेसमैन की लिस्ट तैयार कर ली गई है। पंजाब में 205, केपी में 183, सिंध में 176 करेंसी डीलर्स को भी जो है वो इस वक्त दायरे कार में लाया जा चुका है। हुंडी का नेटवर्क चलाते हुए लोगों को भी इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और तमाम तर आदाद शुमार के मुताबिक ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब के डॉलर का जो है तेल स्मगल किया जाता है। खैर, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई साहब हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जान साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस वक्त, डॉलर माफिया जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में भी शामिल थे, इसके साथ साथ ये ईरानी पेट्रोल, ईरानी डीजल जो कि बॉर्डर जिसका इस्तेमाल होता है, जिस पोजीशन पर आप इस वक्त मौजूद हैं, जिस बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, उस बॉर्डर पर ये लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं इस वक्त आपके ख्याल में बिल्कुल टाइमली हो रही हैं या कुछ देर आए दुरुस्त आए वाली कार्रवाई है? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट है। एक इंतज़ामी ऑपरेशन है, दूसरा एक पॉलिसी इशू है। पॉलिसी एब्सोल्युटली एक पहली दफ़ा हमने क्लियर की है, प्राइम मिनिस्टर साहब की और सीएम साहब की, आर्मी चीफ की, इन सब की एक कमिटमेंट है कि पाकिस्तान को आगे ले जाना है और तमाम माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है क्रॉस द बोर्ड। अब इसमें एक माफिया जो है वो जो डॉलर की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, दूसरी माफिया जो है वो तेल की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। तो इन सब के ख़िलाफ़ जहाँ पे इंतज़ामी बड़े बड़े ऑपरेशन जारी हैं और उसके खातिर ख्वाह नताइज जाना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे पॉलिसी लेवल पे भी एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। तो ये दोनों चीज़ें यानी कन्वर्ज हो गई है। माजी में हमने पीस मील के तौर पे तो कुछ इंतज़ामी यानी इकदाम किए हैं, जब भी मीडिया का प्रेशर आता कि आप स्मगलिंग रोको तो हम रिस्पांस माउंट करते हैं, लेकिन वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं था, वो कम्प्रिहेंसिव नहीं था। तो पहली दफ़ा ये हम सब यानी आपको भी, मुझे भी और एक आम पाकिस्तानी को भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से डॉलर की कीमत गिरी है, उससे इस ऑपरेशन की कामयाबी हमारे सामने है। जिस तरीके से ईरानी पेट्रोल के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है, ये हमारे सामने इसके नताइज हैं। जो लोग हवाला में मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया है। इसी तरह जो ड्रग डीलर्स थे, एक ख़ास इलाका जिसे हम किला अब्दुल्ला कहते हैं, पहली दफ़ा जो सबसे बड़ा ऑपरेशन पिछले 5 साल में हुआ है, इसमें भी हज़ारों टन का जो ड्रग है वो तबाह किया गया है। तो ये एक बहुत ही मौसर कार्रवाई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जान साहब कि इस वक्त वज़ीर आज़म भी जो हैं निगरान, वो भी आप ही के सूबे से हैं, तो ये जो परेशानियां, ये जो मसाइल, ये जो बलूचिस्तान के ये सारे मसले हैं, इनके ऊपर ख़ास नज़र रखते होंगे यकीनन, क्योंकि ताल्लुक भी वहीं से है। तो आपके पास कोई ऐसे इख्तियारात आपको दिए गए हैं कि जिसके ऊपर आप एडॉक बेसिस के ऊपर आपको सूबे में जो है वो आप कुछ कार्रवाई कर सकें इन तमाम स्मगलर्स के खिलाफ? अच्छा, हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे जान साहब, इस वक्त कुछ लाइन में जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। नाजरीन, अभी जान साहब ने जिस तरीके से बताया कि ये पहली मरतबा देखने में आया है जब वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर इत्तलात, सीएम, ये सारे के सारे मिलकर एक यूनिट पर जो है वो आके ये कार्रवाई कर रहे हैं और विलिंगनेस जो है वो शो हो रही है। यकीनन ये विलिंगनेस जो है वो काफ़ी पहले शो हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि मैंने जान साहब से पहले मरतबा सवाल में पूछा कि जी देर आए दुरुस्त आए की पॉलिसी है, तो यही लग रहा है। खैर, ये इकदाम होते ही इसके इफ़ेक्ट्स भी जो हैं वो आपके सामने आ गए हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम बेहतरी की जानिब बढ़ें, अगर ये स्मगलिंग रुक जाएगी और हम लीगल चैनल के थ्रू ये सारे काम करेंगे, तो हमारे ही मुल्क के ख़जाने को जो है वो बरतरी हासिल होगी, हमारे ही टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट होंगे, यही सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट होती रहेंगी। जान साहब ने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, आप सुन सकते हैं? जी, अभी बेहतर है। जी जान साहब, मेरा सवाल ये था कि वज़ीर आज़म साहब भी आप ही के सूबे से हैं, तो जितने मसाइल हैं बलूचिस्तान के उनके सामने भी होंगे, बिलखुसूस गवादर को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, ये सारी चीज़ें सामने आ रही होंगी। तो यहाँ जहाँ पर ये स्मगलिंग के मसाइल को रोका जा रहा है, दहशतगर्दी से निपटने के लिए भी कोई खास पॉलिसी तैयार की गई है?
देखिए, बलूचिस्तान में पहली बात ये कि सिक्योरिटी का कोई मेजर कंसर्न नहीं है। एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में वाक़यात हुए हैं और आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में 44% है, बाकी सारा बलूचिस्तान पीसफुल और पुरअमन है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट है जिसमें फॉरनर्स आ रहे हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आपको मालूम है आ रहे हैं, यूरोपियन कंसल्टेंट आ रहे हैं। तो बलूचिस्तान इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड पीसफुल एंड रेडी टू रिसीव फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यक्का दुक्का वाक़यात के लिए हमने एक टास्क फोर्स बनाया जो तमाम इदारों को इसकी सिनर्जी और उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए काम कर रहा है, जिसमें सिविलियन इदारे भी हैं, पुलिस भी है, इसी तरह एफसी भी है और जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के दूसरे इदारे जिनकी हमें इनपुट की ज़रूरत होती है वो सारी एक टास्क फोर्स के नीचे काम कर रहे हैं। तो बदकिस्मती से एक दो वाक़यात हो जाते हैं जिससे पूरा मीडिया को ये नज़र आता है कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। बलूचिस्तान इज़ एब्सोल्युटली वेलकमिंग एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और हम तैयार हैं किसी को भी वेलकम करने के लिए। ज़ियारत में हम कॉरिडोर बना रहे हैं, हम इसी तरह साहिल पे बहुत बड़ा टूरिस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। तो बलूचिस्तान एक नॉर्मल पेस से चल रहा है, लेकिन एक दो वाक़यात की बुनियाद पे अगर आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी डिज़ास्टर है तो यकीनन मैं इसको बाई करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर आपका इशारा उन स्पोर्ट्समैन की तरफ से है उसके लिए एब्सोल्युटली एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि ऐसे वाक़यात का हम सरकोबी करेंगे और बहुत जल्द इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा जान साहब, जब हम बलूचिस्तान की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पर हम चौकी क्रॉस करते ही जो है वो ईरानी पेट्रोल वाफिर मिकदार में मिलना शुरू हो जाता है। अब ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है इससे जाहिर सी बात है मईशत पर भी असर पड़ता है, क्योंकि ये सारा पेट्रोल जो है वो स्मगल होकर आ रहा है, तो इसका कोई लीगल जो है वो ट्रांजैक्शन है नहीं। इस पर इस क्रैकडाउन के बाद क्या असरात आए हैं? देखिए, ये मैं आपसे बिल्कुल एब्सोल्युटली इत्तेफाक करता हूँ कि अगर हमें और आप एक आम आदमी 300 रुपये पे एक पेट्रोल लीटर ख़रीदता है तो वो रियासत को हुकूमत को टैक्स भी देता है, 60 रुपये से ज़्यादा उस पर लेवी है। लेकिन अगर कोई ईरानी तेल ख़रीदता है तो 180 रुपये प्रॉफिट जो है वो इन माफियाज़ के जेबों में जाता है और आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह कोई टैक्स नहीं आता, लिहाजा इसको कई हवालों से टैकल किया जा रहा है। जिस तरह मैंने इशारा किया, जहाँ पे इंतजामी इक़दाम हो रहे हैं वहाँ पे पॉलिसी इश्यूज़ की क्लैरिटी है कि हम लीगली कोई मैकेनिज़्म बनाएं कि हम एब्सोल्युटली यकीनी बनाएं कि ये कम से कम हों। लेकिन आपको पता है बलूचिस्तान के पोरस बॉर्डर्स, इनफ्रीक्वेंटेड रूट्स और इसी तरह दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जिसमें अमेरिका भी शामिल है, मैक्सिको का बॉर्डर आज तक ज़ीरो यानी उस पर एंट्री जोन नहीं बन सके। वहाँ पर अब भी ड्रग्स इमिग्रेशन की चैलेंजेस हैं। तो बलूचिस्तान के अपने वसाइल, फेडरल गवर्नमेंट के अपने वसाइल में होते हुए एब्सोल्युटली ये मुमकिन बनाया जा रहा है कि इसको मिनिमाइज़ करके इसका कला कमा किया जाए, लेकिन बहरहाल ये चैलेंज रहेगा। अच्छा जान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी सवाल में यही पूछा था कि ईरानी पेट्रोल बलूचिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब ये क्रैकडाउन हो रहा है, जब से ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है, ईरानी पेट्रोल की सप्लाई वहाँ पर बंद हो गई है, तो क्या वहाँ पर पेट्रोल का बहरान इस वक्त बलूचिस्तान में देखा जा रहा है या फिर पेट्रोल वाफिर मिकदार में मौजूद है? क्योंकि बलूचिस्तान में ईरानी पेट्रोल यूज हो रहा है, क्योंकि जो नेशनल सप्लाई है जी, नेशनल सप्लाई जो है वो आपको मालूम है पाकिस्तान के पास हर वक्त 1 महीने का रिजर्व होता है। तो रिजर्व इसीलिए होता है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं क्रैकडाउन के नतीजे में कोई इस तरह की सूरत नज़र आती है जहाँ पे किल्लत पैदा होता है तो वो रिजर्व से पूरा किया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई किल्लत का कोई इम्कान है। अलबत्ता हमें ये देखना होगा कि जो लोकल इकॉनमी पे इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि बहुत से लोअर एंड पे कहीं जॉब्स, कहीं लाइवलीहुड लोगों के ये बहरहाल इलिसिट बिजनेस है, कारोबार है, स्मगलिंग है, अनएक्सेप्टेबल है, उनसे वाबस्ता रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है कि हम अल्टरनेटिव क्या ज़राए दे सकते हैं कि जो बॉर्डर के रीजन में लोग हैं उनके लिए एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक लाइफ हमें देखने को मिले। अच्छा जान साहब, इसी के साथ एक बात का और जवाब दे दीजिएगा जो कि अभी आपने जिक्र किया कि बहरहाल कारोबार है, स्मगलिंग है, जो भी है, लोग इससे मुंसलिक हैं। कुछ ऐसे लोग भी इससे मुंसलिक होंगे जो कि बड़े असर रसूख रखते होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्या हुकूमत हिचकिचाएगी?
अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो माफिया ऑपरेट कर रही है, जो सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है, उनका लाजमी बात है कोई भी सरकारी इदारे में कोई शख्स हो सकता है जो उनसे मामलत करता हो, कंप्लिसिट हो, कोई सियासतदान हो सकता है, तो इसके इम्कान को तो बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब रियासती लेवल पे क्लैरिटी है उन लोगों के लिए जो इन माफिया का साथ दे रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनके खिलाफ बदतरीन कार्रवाई की जाएगी। देयर इज़ नो टॉलरेंस फॉर देम कि ये इस घिनौना कारोबार को जारी रख सके। जबरदस्त। अच्छा जान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि फिर स्टॉप लिस्ट के अंदर बलूचिस्तान से कितने लोगों के नाम गए हैं अंदाजन? देखिए, पहली बात ये कि ये मैं टीवी पे डिस्कस यानी चैनल पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी के मामला नहीं, नाम नहीं है, अंदाजन अगर आप बता सकें तो एडवांस में किसी को टिप ऑफ नहीं देना चाहता कि किसके नाम गए हैं। लेकिन एब्सोल्युटली मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इसके लिए जो है वो आपको मीडिया के साथ डिटेल इंशाल्लाह प्रॉपर टाइम पे शेयर करेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये कार्रवाई हो रही है और खुशाइन बात है कि कार्रवाई हो रही है। इससे फ़ायदा मुल्क का ही होना है और जब मुल्क का फ़ायदा होगा तो आम शहरी का भी फ़ायदा होगा और चीज़ों की किल्लत भी कम हो जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जो पैसे बढ़ा रखे हैं उन पर भी काम हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।